Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। डकैती, लूट, सुपारी किलिंग के आरोपी पप्पू शर्मा को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। जमुआ में छिपा बैठा था बदमाश। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। तीसरी के चंदोरी लोकाय मुख्य मार्ग स्थित बेलाटांड के समीप सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। तीसरी के कोदई बांक में डैम में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। डूबे शख्स के शव को निकालने के लिए 24 घंटों से तलाश जारी। रेड क्रॉस और डीएचएस के बीच हुआ विवाद। संकट में 5 कर्मचारियों की नौकरी। रेड क्रॉस के अध्यक्ष ने समस्या का समाधान निकालने की कही बात। डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद जमुआ में छिपे कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें एवं कोडरमा एसपी को गुप्त सूचना मिली कि विभिन्न जघन्य कांडों को अंजाम देने वाला कुख्यात अपराध कर्मी पप्पू शर्मा जमुआ के चचघरा में छिपकर बैठा है। सूचना पर खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में गिरिडीह एवं कोडरमा पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने रणनीति बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। साथ ही जमुआ थाना में कांड संख्या 62/2024 दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। एसपी श्री शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार पप्पू शर्मा पर आर्म्स एक्ट, अपहरण, सुपारी, किलिंग, लूट समेत कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये सूचना प्राप्त हुई कि कोडरमा तिलैया में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद एक अभियुक्त जमुआ थाने में छिपा हुआ है, जमुआ थाना क्षेत्र में। और इसके बाद एसपी कोडरमा से और कोडरमा के अन्य पुलिस पदाधिकारियों से बात करके जिला गिरिडीह और कोडरमा की एक संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया। और इस छापामारी टीम से कोडरमा के पदाधिकारी और गिरिडीह जिला के पदाधिकारी शामिल थे। रात संयुक्त छापामारी टीम के द्वारा जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चरघरा से एक व्यक्ति पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी की गई और इसके पास से सर्च करने पर एक देसी कट्टा और एक गोली की बरामदगी की गई है। इससे पूछताछ करने पर इन्हें बताया है कि पूर्व में ही ये कई घटनाओं में शामिल रहा है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है और किसी एक नए अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी ये प्लानिंग कर रहा था। और पुलिस ने काफ़ी तत्परतापूर्वक और बेहतर ढंग से कार्य करते हुए इसे पकड़ा है। और हाल के ही दिनों में पुलिस सभी ऐसे अपराधी जो भी कहीं अपराध करके किसी अन्य सीमावर्ती जिलों में या
उस जिले में भी छुपे हुए हैं, तो पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है और ऐसे सभी अपराधियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस गिरोह में और कुछ लोग शामिल थे क्या? इस गिरोह में और लोग भी शामिल थे, जिसमें से कुछ की गिरफ्तारी पहले कोडरमा पुलिस के द्वारा भी की जा चुकी है और कल के छापामारी में और गिरफ्तारी के बाद इनके कुछ साथियों का नया नाम भी सामने आया है और उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये अंतर जिला गिरोह है या फिर अंतर स्टेट कुछ ऐसी जगह? ये अंतर जिला गिरोह है और इस गिरोह के द्वारा पूर्व में कोडरमा और गिरिडीह जिला में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है और एक तरह से ये शातिर क्रिमिनल है और इसके गिरोह में अन्य कितने जो भी लोग शामिल हैं उनके बारे में इसने कन्फेस किया है। पुलिस अब इस गिरोह में जो वैसे सभी शामिल लोगों की आपराधिक कुंडली भी खंगालेगी और जो वांछित अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी भी करेगी। तीसरी थाना क्षेत्र के चंदोरी लोकाय मुख्य मार्ग स्थित बेलाटांड के समीप गुरुवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के पचरुखी निवासी 27 वर्षीय तालो टुड्डू के रूप में की गई। बताया जाता है कि तालो अपने घर पचरुखी से स्प्लेंडर बाइक से लोकाय की ओर किसी काम से जा रहा था। उसी क्रम में अड़साड़ बेलाटार के पास सड़क किनारे अपनी बाइक से दबा हुआ खून से लथपथ पड़ा दिखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तीसरी पुलिस को दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तीसरी स्वास्थ्य केंद्र ले आई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना कैसे हुई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना की सूचना पर तालो के परिजन अस्पताल पहुंचे और शव को देखकर रोने बिलखने लगे। तीसरी पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस घटना की जांच कर रही है। तीसरी थाना इलाके के कोदई बांक डैम में मछली का जाल लगाने के दरमियान एक शख्स के डैम में डूब जाने की सूचना है। आशंका है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। डैम में डूबा शख्स 50 वर्षीय शोभन टुड्डू है। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। बताया जाता है कि शोभन टुड्डू बुधवार को बगरायडीह के एक कथित मछुआरे के कहने पर जाल लगाने डैम में उतरा था। वह अच्छी तरह से तैरना नहीं जानता था। इसी बीच जाल लगाने के दौरान वह डूब गया। गुरुवार की सुबह इसकी सूचना तीसरी पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक, एसआई रोशन कुमार, मनोज कुमार, राहुल यादव, भाजपा नेता सुनील साव, मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक आदि मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डैम में डूबे शोभन की खोजबीन जारी की। स्थानीय पुलिस द्वारा एनडीआरएफ टीम को बुलाने के लिए उपायुक्त को लिखा गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बड़की मरांडी ने बताया कि मछुआरा की बात पर उसका पति तालाब में उतरा था। घटना के बाद से वह मौके से भाग गया।
बागरा के मछली मारे वाला वो है ही है। अच्छा अच्छा जबरदस्ती ओकरा लगा के बोल चाल दादा बोल मछली मारे अच्छा ना बोल के चलो कहां तो ताड़ी पियो ले हेलो गुरती करो और तो वहां से बाहरे बाहरे ई सब धारा वाला जानबूझ करो मछुआरा लेके लग रहा है। हां वो भाग गेलो ई डूबेल देखल तो तू भाग बागरा दी के बगरा डिके हां गिरिडीह सदर अस्पताल में अवस्थित ब्लड बैंक के संचालन को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच विवाद का नकारात्मक असर अब दिखने लगा है। ब्लड बैंक में कार्यरत रेड क्रॉस सोसाइटी के 5 कर्मचारियों की सेवा सिविल सर्जन ने वापस कर दी है। इन कर्मचारियों में 2 लैब असिस्टेंट, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, नाइट गार्ड और स्वीपर शामिल हैं। इस संबंध में गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने रेड क्रॉस के सचिव को पत्र भी जारी कर दिया है। CS का स्पष्ट कहना है कि ब्लड बैंक का संचालन जिला स्वास्थ्य समिति करती है, इसलिए रेड क्रॉस के कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है। लगातार काम करते आ रहे थे और उसके बाद अभी जो है उनकी सेवा वापस कर दी गई। नहीं, जैसे पहले रेड क्रॉस भी उसमें ही था, सहभागी था, तो उसके कर्मचारी थे, वो अपना उसको रखे हुए थे। अब उनकी सहभागिता समाप्त हो गई, तो जब हमारे कर्मचारी हैं, हमारे द्वारा संचालित है, तो पहले तो उनके जो भी कर्मचारी हैं वो अपना वापस ले जाएं। और रेड क्रॉस के संचालन में आप ब्लड बैंक के संचालन में रेड क्रॉस का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। नहीं, कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं। रेड क्रॉस देखिए एक समाज सेवी संस्था है ना, ग्लोबली, और वो इसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में हर जगह युद्ध भूमि में हो चाहे और भी कहीं, वो इसमें से काम करती है। तो वो तो इसमें काम करने के लिए स्वतंत्र है, हमारे ब्लड डोनेशन में और भी इसमें उनकी सहभागिता से हम मना कहाँ कर रहे हैं। ब्लड बैंक संचालन जो समिति है उसमें पदेन जो है उनके पदाधिकारी हैं और वो रहेंगे कंटिन्यू, नेचुरली रहेंगे। जब सेंटर समिति बनी हुई है उस समिति में वो रहेंगे। अगर उनकी तरफ से आवेदन आता है तो उस पर आप विचार करेंगे? उस पर DHS विचार करेगा। DHS। इधर गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेश जलान ने CS पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब रेड क्रॉस इन कर्मचारियों का मानदेय देती है तो फिर इनकी सेवा वापस करने का कोई तुक नहीं है। सेवा भाव रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार 1997 से रक्त अधिकोष में करती आ रही है, लेकिन किस दुर्भावना से ग्रसित होकर माननीय सिविल सर्जन ऐसा कर रहे हैं ये मुझे नहीं प्रतीत है। और वो ये बोलते हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रक्त अधिकोष 5 कर्मचारी का वेतन लगातार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देती आई है और जो प्रोसेसिंग चार्ज जो सरकार के द्वारा मिलता है उसी से हम लोग इस 5 कर्मचारी का वेतन व जितने भी इक्विपमेंट्स जो भी सिविल सर्जन के द्वारा मांगा जाता है उसका हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोगों को 2022 से पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके बावजूद हम लोग अभी जनवरी 2024 तक का पेमेंट हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस मामले पर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का यही है कि हम लोग हमारे सम्मानित अध्यक्ष उपायुक्त से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। उनसे मिलकर उनका दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद आगे के लिए हम लोग फिर आगे का हम लोग बात करेंगे। कर्मचारियों को जो है वो वेतन मिलता रहेगा? जी जरूर मिलता रहेगा। रेड क्रॉस के ज्वाइंट सेक्रेटरी निकिता गुप्ता ने पिछली कमेटी और वर्तमान पदाधिकारियों के व्यवहार और कार्य पद्धति को इस समस्या का जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आपसी विवाद को सुलझा लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। मूल कारण क्या है? कुछ पहले से चला आ रहा, पहली जो कमेटी थी रेड क्रॉस की, पहले से कुछ चला आ रहा विवाद इसका मुख्य वजह है। साथ ही कुछ निर्वाचित नए पदाधिकारी का व्यवहार भी कहीं न कहीं इसमें दोषी है। तो इसमें अब रेड क्रॉस क्या करेगा? इनकी स्थिति क्या होगी? इनका रोजी रोटी का सवाल अब पैदा हो गया है, तो ये 5 कर्मचारी अब कैसे पुनर्बहाल होंगे? देखिए, हम लोग रेड क्रॉस के सारे पदाधिकारी इन सारे कर्मचारियों के आगे सेवा लेने के लिए बहुत प्रयासरत में है और हम चाहेंगे कि इनकी सेवा जो निरस्त की गई है उन्हें पुनः बहाल किसी न किसी तरह से DC साहब के माध्यम से हम लोग कराने की संपूर्ण चेष्टा करेंगे। हालांकि इस मामले पर रेड क्रॉस के चेयरमैन
अरविंद कुमार ने आश्वासन दिया है कि इन कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल स्वास्थ्य सेवा देने वाली 2 सोसाइटी के अहम की इस लड़ाई में न सिर्फ ब्लड बैंक की सेवा प्रभावित हो रही है, बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी बिना गलती के इसका खामियाजा भुगतने को विवश है। झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति के टाइगर जयराम महतो समेत 6 लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम के निर्देश पर अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के दिए गए आवेदन पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने बिना परमिशन के बनियाडी फुटबॉल मैदान में सभा आयोजित करने पर यह मामला दर्ज किया है। सीओ के आवेदन पर जयराम महतो समेत तेलोडी निवासी अकील अख्तर उर्फ रिजवान, क्रांतिकारी धनबाद जिले के फरजान खान, पचम्बा के अबरार हुसैन, अगदौनी के रंजीत यादव व नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी रॉकी नवल को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इन लोगों पर 10 मार्च को बनियाडी फुटबॉल मैदान में बिना परमिशन सभा करने का आरोप है। हालांकि झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति के केंद्रीय महामंत्री अबरार हुसैन ने सभा की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन मधुबन में सीएम का कार्यक्रम होने व पुलिस बल की कमी का हवाला देते हुए सभा की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद बनियाडी फुटबॉल ग्राउंड में खतिहान संघर्ष समिति के द्वारा सभा किया गया था। केंद्र की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने गिरिडीह पहुंची। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के गिरिडीह आगमन पर परिषदन भवन में भाजपा नेताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सीएए समेत अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं। कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। आर्टिकल 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण समेत सभी मुद्दों का केवल विपक्ष ने विरोध किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा केंद्र से सहयोग न दिए जाने के आरोप के बाबत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना पक्षपात किए सभी राज्यों को सहयोग करती है। कहा कि आरोप लगाने के पूर्व अपनी खामियों को देख लेना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और दावा किया कि 2014 से विकास की बयार बह रही है। 2024 में भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, साध्वी निरंजन ज्योति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी कहाँ गए? आइए जरा सा लगा हो तो सब आ जाए। सिन्हा जी एक राहुल लेना हो। अध्यक्ष जी आइए। राहुल बार एसोसिएशन की चीफ है 3 बार से विभाकर पांडे जी सही है। ठीक है ठीक। सीए को लेकर के विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी एक्ट को बिना पढ़े हमलावर नहीं होना चाहिए। ये एक्ट किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं है। ये एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए उत्पीड़न झेल करके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का है। लेकिन विपक्ष हताशा में, निराशा में हर मुद्दे को जो देश हित में है, जनहित में है, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पी विजयन ने भी सीए का
पूरा विरोध किया है और लागू करने से इनकार कर दिया। मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ, किस एक्ट का इन्होंने समर्थन किया है? इन्होंने 370 धारा का विरोध किया, इन्होंने 53 तलाक का विरोध किया, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको इन्होंने देश हित में समर्थन किया? इनको देश हित में कोई भी मुद्दा आता है उसका उनको विरोध ही करना है। इसीलिए विपक्ष अब की बार विपक्ष में पहले भी नहीं बैठने लगता, अब और नहीं बचेगा। भाजपा ने मैडम नारा दिया अब की बार 400 पार, किन मुद्दों को लेकर के हमारा जनहित के जो काम हुए हैं 2014 से लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर क्षेत्र में कौन देखता था रेडी पटरी वालों की तरफ कि उसका भी रोजगार करने का अधिकार है, वो भी कहीं से बैंक से लोन लेकर के अपनी दुकान बड़ी कर सकता है। कौन पूछता था? विश्वकर्मा समाज जो छोटे छोटे बर्तन, छोटा छोटा व्यवसाय चलाता है, ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की निगाह गई है। कौन उस गरीब की महिला की पीड़ा समझता था कि घर में शौचालय न होने के कारण कितनी बीमारियां झेलनी पड़ती थी और कैसे उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। क्योंकि मैं भी एक गरीब बाप की बेटी हूँ तो मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है, जिसके पक्की छत नहीं होती, शौचालय नहीं होता, गैस चूल्हा नहीं होता, बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं होता, उस गरीब कितनी विपत्तियों से गुजरता है ये हमें मालूम है। ये सोने का चम्मच लेकर के पैदा होने वालों को नहीं मालूम होगा। मथुरा का एजेंडा भाजपा के लिस्ट में भी है या? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी आस्था के केंद्र बिंदुओं को आस्था मानती है। एजेंडा हमारा विकास है, एजेंडा हमारा है गरीबों के लिए काम करना, एजेंडा हमारा है देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। देश के अंदर जो घुसपैठ करके हमारे देश को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को निर्मूल करना। आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक सवाल है मैम। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने एक देश एक चुनाव पर जो है सो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या सरकार द्वारा सो एक देश एक चुनाव पर? देखिए, मेरा तो मानना है कि सभी पार्टियों को इसको स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं और उसका असर विकास पर भी पड़ता है। पूरा प्रशासन लगता है, पूरा तंत्र लगता है। जब एक जैसा चुनाव होता है तो एक देश चुनाव होना ही चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा विभाग है गरीबों के लिए, कोविड के समय यदि वो पूरे देश में राशन योजना लागू होती कि कहीं भी उठा सकता है तो पलायन करके नहीं आता। एक राशन एक देश लागू कर दिया। ऐसे ही देश के विकास के लिए मैं अपनी राय रख रही हूँ। ये बिल्कुल उचित है कि सब राज्यों गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना पुलिस ने दुष्कर्म कांड के आरोपी अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कुशवर गांव निवासी पीड़िता ने गांव के ही अर्जुन यादव नामक व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाकर थाना में आवेदन दी थी। पीड़िता के आवेदन के आलोक में भेलवा घाटी पुलिस ने थाना कांड संख्या 1124 में कुशवर गांव निवासी प्रीतम यादव के पुत्र अर्जुन यादव के विरुद्ध भादवी की धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उक्त प्राथमिक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भेलवा घाटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर उसे न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। भाजपा के द्वारा टुंडी रोड स्थित उदनाबाद में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुई। इस दौरान इनका स्वागत पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और महिला मोर्चा की ओर से गर्मजोशी के साथ की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। लंबे वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने भारत को लूटने और पीछे धकेलने का काम किया। नरेंद्र मोदी भारत को विकास की नई शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने राज्य के चंपई सोरेन सरकार पर भी निशाना साधी और
कही कि बगैर सोचे समझे कोई आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार हर राज्य को उनके डिमांड के अनुसार फंड दे रही है। उन्होंने CAA के विरोध करने वालों पर तंज कसा, कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजपा नेता दिलीप वर्मा, दीपक पंडित, रघुनंदन पाठक, संदीप डंगेर, चुन्नू कांत, छोटेलाल यादव, दिनेश यादव, सीताराम वर्मा, उषा कुमारी, सुमित सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रकाश यादव समेत पार्टी कार्यकर्ता व ग्रामीण लाभार्थी महिलाएं मौजूद थी। वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। में हाथ खड़ा कर लिए थे कि हम नहीं बचा पाएंगे। उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं अपने नागरिकों को बचाऊंगा भी और चूल्हा भी नहीं बुझने दूंगा, मुफ्त में राशन दूंगा। दिया कि नहीं दिया, बोलो ना, दिया ना। और चिंता मत करो, अभी आगे 28 साल तक लगातार मिलता रहेगा। लोग सवाल खड़ा करते, गरीब को मुफ्त में राशन क्यों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो सुबह से लेकर के शाम तक अपने बच्चों को पालन के लिए रोटी रोजी की व्यवस्था में लगा रहता था, मुफ्त में राशन मिलने से उससे मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? अब किसी का चूल्हा तो नहीं बुझ रहा, बोलो ना, नहीं बुझ रहा ना। तो जो हमें विपत्ति के समय साथ दे, उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कोविड के समय कौन खड़ा था? मोदी जी खड़े थे ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी थी ना। कोविड के समय भारतीय जनता पार्टी ने बचाया आपको। और एक बात और बताना चाहती हूँ, आपके एरिया में तो मोटा अनाज होता है, राइस होता है, ज्वार भी होता है, मक्का भी होता है, वो भी मेरा ही विभाग है। अब बाजरा का रेट पहले 900-1000 होता था, अब 2500 कर दिया गया है। यदि किसान मोटा अनाज पैदा करे तो उसको मूल लागत उसको मिलेगी। हमने उस पर फोकस किया। यहाँ कुछ उसको चाहिए या आपको बढ़ाने वाला चाहिए, बोलो ना। अरे आपकी तरह मैं भी हूँ, मैं बहुत गरीब अमीर घर की बेटी रही हूँ, मैं भी एक थोड़ा चलाने वाली बाप की बेटी हूँ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आप 2014 से मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। 400 पार जो नारा दिया है, अब की बार नारा लगाना, अब की बार किसके कारण? अभी ये इंडिया कहती हम आएंगे, कांग्रेस कहती हम आएंगे, 370 धारा लागू करेंगे। 370 धारा खत्म होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? जरा हाथ खड़ा करिए ना। हम लोग रहे ठाठ में और राम जी टाट में, ये मंजूर था क्या? हमारे जहाँ देश का विकास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वही हमारे आध्यात्मिक, हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है उसको भी सुरक्षित कर रहे हैं। देवघर में हवाई पट्टी बनी कि नहीं बनी? ये किसके कार्यकाल में बनी? मोदी जी के कारण बनी। तो मैं आपके बीच में बस यही निवेदन करने के लिए आई कि जो हमारे काम आए, जो राम को लाए हैं, हम उनको, जो देश के भविष्य को ऊंचा करने के लिए, पहले होता था विश्व बोलता था और भारत हाथ जोड़ जोड़ के सुनने के लिए मजबूर होता था। आज भारत बोल रहा है और विश्व सुन रहा है। ये अंतर पड़ा है। क्या बदला है?
काम करने की नीति बदली है, नियत बदली है, हमारी नियत में खोट नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, क्योंकि आज ही मुझे वापस भी जाना है। अब मैं चुनाव न लड़ रही होती, मुझे याद है जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित हुए थे, मुझे लातेहार की मातेहार बोलते हैं, वो एरिया दी गई थी जहाँ नक्सलवाद बहुत होता था। मुझे याद है कि मैं रात में 6 बजे के बाद प्रचार नहीं होता था, तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। एक गांव में पुलिस वालों ने कहा दीदी वहां मत जाना, वहां कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जाको राखे साइया मार सके ना, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी। मैंने कहा मैं जाऊंगी, तुम्हें चलना हो तो चलो। 1 किलोमीटर में पैदल चल के गई। गांव में गई तो गांव में अंधेरा पड़ा, रोड नहीं। कुछ बच्चे आए, फिर महिलाएं आई, फिर बूढ़े बुजुर्ग आए, फिर नौजवान आए। ये मैंने नहीं बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से आई हूँ। सारे लोग आ गए। मैंने कहा भाई रोड क्यों नहीं बनने देते हो? बोले पुलिस आ जाती है, हमें पकड़ के ले जाती है। मैंने कहा ये बताओ, रोड नहीं बनेगा, विद्यालय नहीं बनेगा, लाइट नहीं होगी, तो जो आप अपने कंधे में बंदूक धरे घूम रहे हो, तो क्या यही अपने बच्चों को पकड़ाओगे क्या? मैंने कहा यदि आपका इरादा बदले तो मैं NTPC में रुकी हूँ, आप लोग आ जाइएगा। और याद होगा 6 विधानसभाओं में वही हथियार डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार के लिए निकले थे, और 6 में से 5 विधानसभाएं जीती थी। आज रोड भी हो गया, पानी भी हो गया, सड़क भी हो गया। आज तो मोदी जी घर घर पानी दे रहे हैं। और मैं रघुवर दास जी को इसीलिए बधाई देती हूँ, आप तो राज्यपाल बन गए हैं। जितने लोगों की सूची मैंने आवाज की दी थी, उन्होंने आवाज स्वीकृत करा करके दे दिया था। मछुआ समाज को तालाबों के पट्टे करके दे दिए थे, और अब तो तालाबों में ये सरकार के द्वारा कब्जे हो रहे हैं। तो गरीबों के तालाबों का पट्टा छुड़वाना है कब्जा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसके बाद यहीं का नंबर है झारखंड का। चुनाव आने वाला है, वो भी 24 में ही होगा। तो बदलना है कि नहीं बदलना? सरकार बदलोगे कि नहीं बदलोगे? देखो प्रत्याशी कौन है, ये मत जाओ। हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा प्रत्याशी, बोलो ना, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा विश्वास, हमारा वादा देश का विकास। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार मुट्ठी बांध करके जय घोष करेंगे मेरा। जय जय। पीछे वाले नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं, जरा खड़ा करिए ना मुट्ठी बांध के, पंजा मत दिखाइए, मुट्ठी बांधिए। अपनी ताकत, झारखंड के लोग तो वैसे भी महादेव के भक्त हैं। जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील की संस्थापिका मार्गरेट ऑलिवर गोल्डिंग की स्मृति में इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा चाताडीह स्थित मैटरनिटी अस्पताल में 25 नर्सों को सम्मानित किया गया। उसके बाद सदर अस्पताल में भी 20 नर्सों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा 100 नर्सों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया कि मर्सी हॉस्पिटल और शिवम अस्पताल की नर्सों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षा रेखा तरवे, अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट एडिटर रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट मौसमी सरकार, क्लब सदस्य सोनी तन्वे, आराधना एवं डोली हलधर मौजूद थी। अपना कुर्सी ऐसा सेट कीजिए, एक आध फोटो फिर से लेंगे, बात कर लो, बोल देना, जरा सा रुक जाओ ना। इनके हाथ सम्मानित कर सकते थे, लेकिन ये है कि फूल का गुलदस्ता लोग ले जाकर कुछ देर बाद फेंक देते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोलर लाइट है जो कि इस धूप में भी चार्ज होगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होगा। ये आ रहे थे ना, याद रखो ये 3
है ना। और 2 उधर रहेगा क्योंकि 2 नहीं 2 बैग एक्स्ट्रा बोलिएगा तब हम जी। आज इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सदर अस्पताल में नर्सों को सम्मानित करने के लिए आया है। बता दें कि क्यों ये हम लोग ये कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील का 100 वर्ष पूरा हो गया है 2024 में, और हमारे जो इनर व्हील की संस्थापिका मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग वो एक खुद नर्स थी जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी संस्था ने ऐसा बीड़ा उठाया कि चूंकि 100 वर्ष पूरा हुआ इनर व्हील का, तो गिरिडीह में हम लोग 100 नर्सों को सम्मानित करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग सबसे पहले चैता डी मैटरनिटी हॉस्पिटल गए थे। वहां हमने 25 नर्सों को सम्मानित किया। यहाँ पर भी हम लोगों ने 20 नर्सों को सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ आए, और इसके बाद ये सिलसिला हम लोग का चलता रहेगा। हम लोग दूसरे मर्सी हॉस्पिटल की नर्सों को सम्मानित करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और उसके बाद शिवम क्लिनिक जो है डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर SK सिंह का, वहाँ की नर्सों को भी सम्मानित करने वाले हैं। और इस तरह करके हम लोग गिरिडीह शहर में 100 नर्सों को सम्मानित करने जा रहे हैं।